हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में प्रॉमिस किया था कि आज हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कितने एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अब ये अभी तक तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अब एप्लीकेशन का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें बड़ा ध्यान देना है, हर चीज को बड़े ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस जरूर करते रहना। मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि देखो, ये बेटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लो ना, तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं अपन, और एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। आज मैं शुरू करूंगा कॉनिकल व्यू, सोर्स ऑफ लाइट इनसाइड वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, चलिए बताता हूं। कॉनिकल व्यू किसका, ऑफ a source of light, point size source of light inside water। ओके, क्या मतलब हुआ इसका। देखो, ये पानी की सरफेस से, अभी जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को थोड़ा बाद में आसान कर दूंगा, ठीक है। पानी के अंदर एक ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, या आप इसकी जगह कोई ऑब्जर्वर भी इमेजिन कर सकते हैं। या तो सोर्स ऑफ लाइट है, या आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, या इमेजिन करिए कोई ऑब्जर्वर है पानी के अंदर। ओके, पानी की डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एन। अब ये रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना, जो हमने क्रिटिकल एंगल के केस में पढ़ा था, ये रे ऑफ लाइट ये भी बैंड हो जाएगी फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो, अब ये अगर क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये लाइट अलोंग दिस डायरेक्शन जाएगी, ग्रेजिंग द सरफेस, आर इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा इस साइड भी होगा, दोनों साइड ऐसा होगा। अगर ये रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल के ऊपर इंसिडेंट कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। ऑफ कोर्स यहां से अगर लाइट आएगी तो वो ऐसे पानी के अंदर से एटमॉस्फेयर में या सरफेस के थ्रू एयर में लाइट एंटर हो जाएगी। तो अब अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल से, तो क्या होगा, लाइट विल सफर टी आई आर, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वो यहां भी होगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का। तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, तो देखिए, अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पानी के अंदर होता है, या कोई ऑब्जर्वर होता है पानी के अंदर, तो उसको आसमान, जिस तरह हमें आसमान दिखाई देता है खुला आसमान, तो क्या पानी के अंदर से भी किसी को ऐसा ही खुला आसमान दिखाई देता है। या अगर कोई पॉइंट साइज का सोर्स ऑफ लाइट अगर पानी के अंदर रखा हुआ है, तो पानी की सरफेस से कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी, वो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, मैंने ये मान लिया सोर्स ऑफ लाइट ए, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी। तो अगर आप देखें तो इस रीजन से ही पानी के अंदर से, इस रीजन से ही पानी की सरफेस के ऊपर लाइट बाहर निकलेगी। यहां से लाइट बाहर नहीं निकलेगी, यहां से लाइट बाहर निकलेगी, लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट सोर्स के ऊपर ये जो पॉइंट है ए, इसके चारों तरफ ए बी और ए सी, इस आर, इसको मान लिया, अगर मैं इसको मान लू आर, तो इस सर्कुलर रीजन से ही लाइट बाहर आएगी। पानी की सरफेस के सर्कुलर रीजन से ही लाइट बाहर निकलेगी। तो एक कोनिकल सेक्शन बन जाएगा, ये एक कोन टाइप एरिया बन जाएगा, जिस कोन के थ्रू व्यू होगा, अगर ऑब्जर्वर है तो वो इस कोन के थ्रू ही बाहर की चीजों को देख सकेगा, बाहर की लाइट अंदर भी आएगी। इस कोन के थ्रू बाहर की लाइट अंदर आएगी, तो इस ऑब्जर्वर के लिए कोनिकल व्यू होगा, अगर वो पानी के अंदर है या किसी भी डेंसर मीडियम, ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम के अंदर है। अदरवाइज कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो उस लाइट की सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो पानी के इस सर्कुलर सरफेस के, पानी के सरफेस के सर्कुलर एरिया से ही लाइट बाहर जा पाएगी। इसके आगे इस रीजन से लाइट बाहर नहीं जा पाएगी। इमेजिन करिए आप कि आप पानी के अंदर है, तो आप जब पानी के अंदर अपने आप को इमेजिन करेंगे
तो मालूम है आपको पानी की सरफेस पानी के अंदर से देखने में कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई, ये सर्कुलर रीजन तो आपके लिए ओपन टू स्काई हो जाएगा, लेकिन यहां से आप बाहर का व्यू नहीं देख पाएंगे, स्काई को आप नहीं देख पाएंगे। तो पानी के अंदर से आप अगर देखें या कोई ऑब्जर्व करे तो बाहर की दुनिया या ओपन स्काई सिर्फ एक सर्कुलर एरिया से हमें दिखाई देता है। इस सर्कुलर एरिया का रेडियस r है और ऑब्जर्वर की डेप्थ d है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो अब एग्जाम में इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एग्जाम से आपसे पूछ सकते हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, या सोर्स ऑब्जर्वर जो है या सोर्स जो है कितने डेप्थ में वो कैलकुलेट करो, या उसका सर्कुलर एरिया का रेडियस कैलकुलेट करो, या ये सर्कुलर एरिया जो है ये इसका एरिया पाई r स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो हमें इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला को हम समझने के लिए इस डायग्राम को मुझे थोड़ा आसान करना पड़ेगा। तब ये डायग्राम, इसमें ढेर सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, हो सकता है शायद समझने में इतनी आसान ना हो ये, तब मैं इसको एक आसान डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा और अब इसको अपन और आसान डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप ये नोट कर लो, होपफुली आपने समझ लिया होगा। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कर लो बेटा ये। अब एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं यार? एग्जाम में ये आते हैं, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, डेप्थ कितनी है ऑब्जर्वर की या सोर्स ऑफ लाइट की वो कैलकुलेट करो, सर्कुलर जिस सर्कुलर एरिया से पानी लाइट बाहर आती है पानी के जिस सर्कुलर उसका रेडियस कैलकुलेट करो या उसका एरिया कैलकुलेट करो। बस यही आता है एग्जाम में, ठीक। इन्हीं के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो ये सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट की डेप्थ d है। लाइट यहां से जाएगी, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो फिर लाइट ऐसे चली जाएगी। यहां से इस ए बी, मान लिया इस रीजन को मैंने, ए बी रीजन से लाइट बाहर निकलेगी, उसी तरह ए सी रीजन से भी लाइट बाहर निकलेगी। अगर ये थीटा सी है तो यहां से भी लाइट बाहर निकलेगी। तो ये सर्कुलर पाथ का या सर्कुलर रीजन, सर्कुलर जो सरफेस है ये पानी की सरफेस का सर्कुलर रीजन, इस सर्कुलर रीजन से लाइट बाहर निकलेगी। तो इस सर्कुलर रीजन का रेडियस मैंने मान लिया r और ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो ये भी होगा क्रिटिकल एंगल थीटा सी। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ओके, होपफुली कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम जानते हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो भी लिक्विड है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो वी नो दैट, क्या हम जानते हैं जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये थीटा सी है तो यहां मुझे चाहिए इसका बेस और मुझे चाहिए इसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मैं tan थीटा भी यूज करूंगा और मुझे sin थीटा तो यूज करना ही है। तो यहां आप देखो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी आप यहां अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया bs। तो n इज इक्वल टू bs ऊपर ले गया। अब bs को मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बच्चों, डायरेक्ट लिख दो तो ये होगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी, यहां ले गया इसको bs को मैंने लिख दिया इसको d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन r। इफ यू गिव मी परमिशन टू गो लिटिल बिट डायरेक्ट, because it's quite obvious that according to Pythagoras theorem बच्चों bs इक्वल टू क्या होगा, you are right, पर हाइपोटेनियस होता है स्क्वायर ऑफ मींस बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर होल अंडर रूट ऑफ इट, है ना। तो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये यहां से आया, ठीक है। ओके, इसको मैंने क्या लिखा, एन आर इज इक्वल टू होल अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या लिखो स्क्वायर कर दो इसको मैं,
तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे जा सकता हूं एन स्क्वायर आर स्क्वायर, एक स्टेप कम कर रहा हूं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आर कैलकुलेट करना है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, डी अपॉन होल अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो, एक फॉर्मूला और करवाऊंगा, फिर एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर दूसरे एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे इसके। होपफुली नोट कर लिया होगा। ओके, एक और फॉर्मूला देखो रेडियस कैलकुलेट करने का। अब आर और डी बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस tan थीटा से जुड़े है ना, तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा सी इज इक्वल टू आर अपॉन डी। ठीक है ना, तो आर का एक और फॉर्मूला आ गया डी tan थीटा सी। कभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड आ जाते हैं प्रॉब्लम, कभी इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे पास सारे फॉर्मूले बिल्कुल रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ये नोट करिए। फिर बच्चों इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं या मैं डाटा लिख लूं आपके लिए। चलिए मैं डाटा लिखता हूं यहां आपके लिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें। अब हमें दिया हुआ है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है पानी के अंदर, कहां कितनी डेप्थ में रखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है 12 अंडर रूट 7 मीटर डेप्थ में, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो मुझे उस सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर सरफेस जिसमें से लाइट बाहर निकलेगी, उस सर्कुलर सरफेस का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, ये सिंपल सी प्रॉब्लम। आप बोलेंगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कर लेंगे। कहां यूज करेंगे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। करो ना यार, ये मैं भी करता हूं, आप भी करिए। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। जब तक ये मिटा दो, आप जब तक सॉल्व करिए, डायग्राम आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने। इतने सारे फॉर्मूले याद थोड़ी ना होते, तो फिर क्या होगा, अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर ले तो फॉर्मूले याद भी हो जाते, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए ज्यादा तो यार यू शुड बी एबल टू ड्राइव दिस फॉर्मूला इन विद इन नो टाइम। तो इसीलिए तो फॉर्मूला ड्राइव कराया जाता है आपको, है ना। और मैं समझता हूं कि हाँ बिल्कुल आप आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं विद इन नो टाइम। ओके, चलिए, तो अब आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। चलो मैं भी देखता हूं क्या आंसर आता है। हमें कैलकुलेट करना आर और एरिया, तो आर का फॉर्मूला मेरे पास ये है, डी की वैल्यू कितनी है, इट इज 12 अंडर रूट 7 है होल अपॉन, उसके बाद क्या है, होल अंडर रूट है, उसके बाद एन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, लिख दो 16/9 लिख दिया यार मैंने। आर इज इक्वल टू 12 रूट 7 होल अपॉन, अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा होल अंडर रूट, ये आ गया होल अंडर रूट, है ना, 16 - 9/9। ठीक, अब ये 9 रूट के बाहर आएगा, 3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो r इज इक्वल टू 12 रूट 7 इंटू 3 यहां आ गया, और ये 16 - 9 है, 16 - 9 क्या होता है, ये होता है √7, तो ये कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू 36 मीटर। जिस सर्कुलर सरफेस ऑफ वाटर से पानी लाइट बाहर आएगी उसका रेडियस है 36 मीटर। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। एरिया भी कैलकुलेट कर लो, एरिया आपके लिए छोड़ा है, एरिया आएगा इस फॉर्मूला से, आप कर लेंगे एरिया कैलकुलेट। जब तक एक और प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। अब आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म एंड इट्स रिलेशन विथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला देखते हैं, अगर आज टाइम मिल गया तो प्रिज्म फॉर्मूला भी डिस्कस हो जाएगा, और नहीं आज टाइम मिला तो अगले सेशन में देख लेंगे इसको। बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको आज ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आज ही इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको मैं करवा दूं।
तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपने आसानी से समझ लिया होगा। अच्छा, प्रिज्म फॉर्मूला अगले टर्म में हमें ड्राइव करना है, कोशिश करूंगा आज तो नहीं हो पाएगा। आज हमें बहुत सारे कुछ TIR के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो मैं सोच रहा हूं कि प्रिज्म अगले टर्म के लिए रिजर्व रखा जाए। लेकिन प्रिज्म होता क्या है ये आपको मैं समझाता चलूं, ठीक है ना, क्योंकि प्रिज्म आप प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल करेंगे प्रिज्म। और एक बात आपको और बता दूं कि प्रिज्म इतने ज्यादा कॉमन होते हैं, और क्योंकि ये प्रिज्म्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, लाइट से एक प्रैक्टिकल और एक इलेक्ट्रिसिटी से प्रैक्टिकल आना ही आना है। 2 प्रैक्टिकल एग्जाम में करने होंगे आपको। हाँ, एग्जाम स्कूल भी खुलेंगे ही, अच्छा बुरा दौर गुजर ही जाता है, ये वाला दौर भी गुजर ही जाएगा। एग्जाम तो आपके होंगे, तैयारी करके चलो। और सुनने में यह आ रहा है कि भाई अब रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, स्कूल भी चलाने पड़ेंगे, दुनिया की सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम ये ना सोच के बैठे यार चलो स्कूल खुलेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल होंगे ही नहीं, अपन को थ्योरी देके बाद मिल जाएगी अपनी, सब कुछ होगा बेटा, किसी गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। मेरा काम इंफॉर्मेशन देने का है और रियलिटी बताने का है, फैक्ट बताने का है आपको। तो बेटा तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार स्कूल जाने का टाइम नहीं मिल रहा ना, उसको टाइम में यूटिलाइज करो और उस टाइम में खूब पढ़ाई कर लो। ये जितना भी टाइम मिल रहा है, टेक इट एज ए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, पूरा इसका फायदा उठा लो। और देखो बच्चों, रिलैक्स होके मत बैठना। क्लास 12th जिंदगी में एक बार आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है। माने में जो बच्चे थोड़े नटखट होते हैं ना, शरारती होते हैं, जो अमूमन 11th को इतना सीरियसली नहीं लेते, यार क्लास 12th में आके तो वो भी सीरियस हो जाते हैं, सब सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि एक यही तो साल है पूरा करियर बनाने का, आपका पूरा करियर डिसाइड करने का। सब बच्चे इसमें सीरियस हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो यार कि आपको हर चीज बताई जाएगी। सब बच्चे समझ गए होंगे हाँ यार ये हमारा बड़ा क्रूशल ईयर है। और उन बच्चों से की खास बात कर रहा हूं जो थोड़े से चुलबुले से नटखट से बच्चे होते हैं, तो अब वो भी मुझे मालूम है कि थोड़े सीरियस हो गए होंगे। तो यार ये बिल्कुल सीरियस बात है, आप इसको लाइटली मत लेना। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही होगा आपका, स्कूल खुलेंगे ही खुलेंगे, गवर्नमेंट को स्कूल खोलना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्कूल गवर्नमेंट खोलने की तैयारी कर रही है, प्लानिंग चल रही है उसकी। स्कूल डेफिनेटली आप एक ना एक दिन खुलेगा ही खुलेगा, प्रैक्टिकल्स एक ना एक दिन होंगे ही होंगे, प्रिज्म आपके हाथ में एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। तो मैं तो बोल रहा हूं कि शायद हो सकता है कि CBSE शायद सिलेबस कट शॉर्ट करे, और हो सकता है कि CBSE शायद नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कट शॉर्ट करे। ये मेरा स्पेकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगर CBSE कट शॉर्ट करती भी है कुछ प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इतना टाइम प्रैक्टिकल और थ्योरी कवर करने का नहीं मिल पाएगा, पूरा अप्रैल का पूरा महीना चला गया आपका, 1-1.5 महीना पीछे आपका आप पीछे चल रहे हो, है ना। तो पूरी उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ सिलेबस कट शॉर्ट हो, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कट शॉर्ट हो। अगर कट शॉर्ट होते भी है तो याद रखो प्रिज्म कट शॉर्ट नहीं होगा, प्रिज्म तो आएगा ही आएगा। वैसे भी प्रिज्म बहुत आता है क्योंकि रेडीली अवेलेबल होता है ना, और आसान प्रैक्टिकल होता है। सब स्कूल वाले सोचते हैं हमारे बच्चों को आसान प्रैक्टिकल दें। एनीवे, तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, बहुत सारे फ्लैट फेसेस होते हैं। और ये बहुत सारे फ्लैट सरफेसेस या फेसेस ऐसे होते हैं कि आमने सामने के जो फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस, दे आर नॉट पैरेलल। तो फिर कितने फेसेस हो सकते हैं इसमें 6 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। डायमंड जो हम देखते हैं वो भी अगर अपोजिट फेसेस पैरेलल ना हो तो डायमंड को भी हम एक प्रिज्म मान सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन सा प्रिज्म है? हमारे सिलेबस में प्रिज्म है ट्राइंगुलर प्रिज्म, जिसका बेस एरिया ट्राइंगुलर शेप का होता है, जिसमें 6 सरफेसेस होती हैं। मैं यहां आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि बता दो ये ग्लास का मटेरियल का ऐसा प्रिज्म होता है। आप करेंगे ये, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो ये प्रिज्म है हमारा, ग्लास का बना होता है ये बड़े काम की चीज है भाई। ये लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, डिफरेंट मीडिया में लाइट के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ये लाइट का स्पेक्ट्रम जनरेट करने के लिए होता है। स्पेक्ट्रम जनरेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती है उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के काम आता है। हर कोई भी चीज बेकार थोड़ी नहीं होती है, जब भी तो आपको सिलेबस में रखा गया है। आपके सिलेबस में अगर कुछ है तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, ठीक। अच्छा, अब यूटिलिटी के ऊपर हमें इतना नहीं जाना, हमारे लिए यूटिलिटी क्या है?
हमारे लिए यूटिलिटी ये कि नंबर 1 ही हमारे सिलेबस में है, नंबर 2 इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारी यूटिलिटी। बाकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो बहुत सारी है इसकी, हमारे लिए यूटिलिटी है। चलिए, ये ग्लास का बना होता है, इसमें ऐसे 6 फेसेस होते हैं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता है, ठीक। अच्छा, अब मैं इसका ये वाला फेस बना रहा हूं, ये मैंने इसका फेस बना दिया, ठीक। ये फेस, ये इसका बेस कहलाता है BC, ये इसका वर्टेक्स है, ये टॉप एंगल कहलाता है A, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। ये इसके मेटा सरफेसेस होते हैं, ये वाला भी, ये वाले भी मेटा सरफेसेस, इन्हीं से होता है रिफ्रैक्शन, मेटा सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये बेस है इसका। अच्छा, अब एक और इसका शेप में बनाऊं, ये आइसोसेलेस राइट एंगुलर प्रिज्म है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 90 डिग्री का होता है, और ये इसके दोनों 45 डिग्री के एंगल हो सकते हैं, हो सकता है एक 30 का, एक 60 का भी हो सकता है, अलग अलग एंगल हो सकते हैं। ये राइट एंगुलर प्रिज्म कहलाता है। 2 टाइप के प्रिज्म हैं। हम इन दोनों प्रिज्म की क्या यूटिलिटी है और TIR इनमें कहां और कैसे यूज होता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। चलिए, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक। तो पहला मैं इसकी जो एप्लीकेशन ले रहा हूं, तो वो रे ऑफ लाइट को टर्न करने के लिए बाय 90 डिग्री। तो अब मैं यहां एक हेडिंग डाल रहा हूं, प्रिज्म एंड, आप भी डाल लो TIR, प्रिज्म एंड TIR, प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट केस, ये मेरा केस नंबर 1 आ गया, ठीक। राइट एंगुलर आइसोसेल्स प्रिज्म है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल A 90 डिग्री का है, ये साइड B हो गया, ये साइड C हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री का और ये एंगल भी 45 डिग्री का। रे ऑफ लाइट यहां इस फेस के ऊपर ऐसे एंटर होती है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर I इक्वल टू 0 होता है तो मैं जानता हूं कि जब I इक्वल टू 0 होता है तो R भी 0 होता है, और ये रे ऑफ लाइट अनडिविएटेड इस नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से पास हो जाती है। ओके, ये एंगल पे 90, ठीक है ना। अब ये एंगल तो ऑलरेडी 45 का दिया हुआ है, तो बेटा ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री का हो। सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस सरफेस के ऊपर, ये मेरा नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, अगर ये 45 और ये नॉर्मल है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I की वैल्यू ये भी यहां 45 डिग्री की होगी। तो मेरा ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। तो क्या मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है? यस, ग्रेटर है। तो क्या होगा लाइट का, लाइट विल सफर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से हमें कराना होगा। ये लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई, तो ये एंगल कितने का होगा TIR में। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये I का, तो ये R भी हमारा 45 डिग्री का ही होगा, लाइट ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें कि साहब एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करें, लाइट ऐसे जा रही थी अब ऐसे आ गई, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन हुआ, ये कितने का हुआ एंगल ऑफ डिविएशन, 90 डिग्री का हो गया। ये प्रॉपर्टी कहां यूज की जाती है, कोई इमेज वर्टिकल है, अगर उसकी इमेज हमें हॉरिजॉन्टल करनी है तो वहां ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है। कैसे की जाती है देखो जरा, ये भी समझ लें। किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करनी है, तो ये ए भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए इसका बेस है, बी इसका टिप है। यहां से एक रे ऑफ लाइट चली, सीधी चली जाएगी, यहां से भी ये रे ऑफ लाइट चलेगी, ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का। बाकी की कहानी वही की वही कहानी जो भी रिपीट कर चुके हैं। ये रे ऑफ लाइट ऐसे TIR होगी, ये रे ऑफ लाइट भी ऐसे TIR होगी, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बन जाएगी। ए की इमेज यहां बनेगी,
ए डैश पर बी की इमेज ए की यहां बनेगी ए डैश पर और बी की यहां बनेगी बी डैश के ऊपर। तो जो पहले ऑब्जेक्ट क्या था, वर्टिकल था, लेंस या मिरर में तो उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल इमेज चाहिए तो हम ये यूज करते हैं, टर्न द इमेज बाय 90 डिग्री। ये नीडलेस टू से सीबीएसई में आ चुका है, नोट करते जाइए। बता दूं, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। केस 1 था टू टर्न अ रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, डेविएशन बाय 90 डिग्री। अब केस 2, डेविएशन बाय 180 डिग्री। तो अगर रे ऑफ लाइट को हमें 180 डिग्री से डिविएट करना है तब क्या करना होगा, तब कैसे होगा, ये देखो, ये वही राइट एंगुलर प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री का, ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के, ये भी 45 डिग्री का। अब लाइट यहां आ रही है, इस स्लैंटिंग फेस बीसी से आ रही है लाइट, नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, ये लाइट इस फेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ लाइट, ठीक। तो अब यहां ये एंगल कितने का हुआ, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, और ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, और ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, यहां भी मोर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी। तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, आई एंड आर इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन में। अगर ये 45 का तो ये 90 है, तो ये भी 45 का होगा। अगर ये 45 का ये 90 का तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये नॉर्मल यहां ड्रॉ किया तो ये वाला भी 45 डिग्री का होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है इस सरफेस के ऊपर, है ना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन 90 डिग्री। तब क्या होगा, लाइट फिर से ऐसे डिविएट हो जाएगी, तो लाइट ऐसे सीधी आई और बैक ट्रैक हो गई। तो लाइट का ऐसे थी, ऐसे वापस हो गई, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितने का हुआ, ये हुआ 180 डिग्री का। नोट कर लो बेटा ये। केस 3, किसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इन्वर्टेड इमेज उसी साइज की चाहिए, ठीक, तो मिरर से भी हो जाता है और लेंस से भी हो जाएगा, और मिरर से भी होता है, प्रिज्म से भी होता है, क्योंकि प्रिज्म थोड़े कंफर्टेबल एंड यूज में काफी कन्वीनियंट होता है। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट करना है तो मैं प्रिज्म का यूज कैसे करूंगा। देखिए ये सब सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। ये केस 3 हो गया आपका, केस नंबर 3। ये यहां मैंने बना लिया वही आपका राइट एंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ओके। इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ए बी। ये रे ऑफ लाइट यहां से एंटर हुई, ये रे ऑफ लाइट यहां से एंटर हुई, ठीक है ना। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो जाएगी ऑन एंटरिंग फ्रॉम रेयर इनटू डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट क्या होगी, विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये रे ऑफ लाइट हमारी ऐसी डिविएट हो जाएगी, ऐसे डिविएट हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो जाएगी। फिर यहां पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से वही सेम एप्लीकेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करते आ रहे हैं, सब वही की वही दोबारा कहानी। 45 हो जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां हुआ, इस रे ऑफ लाइट का यहां हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट था और ए से चलने वाली रेज ऑफ लाइट यहां आई ए डैश पर, बी जो टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली रेज ऑफ लाइट ऐसे आई, तो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज ऐसी बन जाती है। यह भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज प्रिज्म से कैसे बनाओगे, ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये ड्रॉ करना होता है, 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन ये। केस नंबर 4, केस नंबर 4,
होपफुली नोट कर लिया होगा। केस 5 यहां ला रहा हूं। ये एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कितने की है, ये 60 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आता है, रे ऑफ लाइट, ठीक, ये आपको ऐसा दिया हुआ, आपको बोल रहे हैं ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। अब इस रे ऑफ लाइट का क्या क्या होगा, इसका पूरा पाथ आप ट्रेस करिए कि ये रे ऑफ लाइट इस फेस बीसी से ऐसे बाहर निकल जाएगी या उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जब लाइट इस प्रिज्म से बाहर एमर्ज होगी तो इसका पाथ पूरा शो करना है। चलिए हम आते हैं, ये रे ऑफ लाइट इस फेस एसी के ऊपर, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हमें यहां से शुरू करना है। तो फेस एसी के ऊपर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस हुई तो क्या होगा, अनडिविएटेड पास हो जाएगी। यहां पर मैंने बना लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल बना लिया मैंने। ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90, ये 60 है तो ये कितना हुआ, ऑफकोर्स ये 30 डिग्री हुआ। बट ये 30 डिग्री मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का होता है। ये है मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो क्या ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, यस, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री होती है। तो व्हाट विल हैपन, दिस रे ऑफ लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। TIR विल टेक प्लेस, TIR इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक। अच्छा, अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। अब यहां पर दोबारा वही कहानी कर लो यार। ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये एंगल अगर 30 का है और ये एंगल 90 डिग्री का है और यहां देखो ये एंगल 60 का, तो ये कितने का बच्चों, ये 30 का हुआ। ये 30, ये 30, तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ, ये 120 का होगा ना। अच्छा, अब अगर ये वाला एंगल मेरे पास, ये एंगल कितना है, आप ये देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये वाला मेरा एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ठीक। तो अब ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास हो जाएगी। स्नेल्स लॉ फाइंड आउट करके, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आप यहां थीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आएगा, जब लाइट बाहर आएगी तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ एमरजेंस, या रे ऑफ लाइट का पूरा पाथ आप ड्रॉ करिए। ये स्नेल्स लॉ लगाओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो √2, स्नेल्स लॉ लगा के आप ई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 आ गया, वही राइट एंगल प्रिज्म है मेरा, ठीक है। अब ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं 30, ये वाला एंगल मैंने 30 ले लिया। ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, एंगल है 90 का। ये एंगल बी, सी 30 का एंगल बी, ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। ये 30 का, तो ये कितने का होगा, 60 का होगा। यहां बना लिया मैंने नॉर्मल। अगर ये 60 का और ये पूरा 90 का है तो ये कितने का होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 का हो गया, जो कि आई इज लेस देन थीटा सी। नाउ नो TIR विल टेक प्लेस। ये रे ऑफ लाइट ऐसे डिविएट हो जाएगी, ये आएगी एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू, ये एंगल R हो गया, ठीक। तो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ, सॉरी ये एंगल R है, यहां से पूरा ये एंगल R। तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन हुआ। तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 90 माइनस R। ये सब कैलकुलेट करने के लिए आते हैं 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस। और 1 मार्क 2 मार्क तो छोड़ो, जब इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स से कम का नहीं आता। नोट कर लो बेटा ये। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें आज। सिंपल से न्यूमेरिकल से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सिंपल से न्यूमेरिकल से आज शुरू कर रहे हैं।
तो पहला न्यूमेरिकल जो मैं आपके लिए लाया हूं वो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो अभी डिस्कस करेंगे वो ये क्या न्यूमेरिकल है ये? एक एग्जांपल प्रिज्म एंड टीआईआर के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल। ये मुझे दिया हुआ है प्रिज्म, ये प्रिज्म दिया हुआ है, इसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री का दिया हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। इसका ये बी, इसका बीसी हो गया बेस, और इसका फेस ए सी पॉलिश्ड है। अब क्वेश्चन ये, एक रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म के ऊपर ऐसे इंसिडेंट होती है, एंगल आई से ऐसे इंसिडेंट होती है कि ये रे ऑफ लाइट अपोजिट फेस एसी के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। तो जब परपेंडिकुलरली कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म के, किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो बैक ट्रैक होती है, रिट्रेस करती है अपना पाथ, है ना। तो ये रे ऑफ लाइट सोर्स तक वापस आ जाती है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है? इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2, √2। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आई की वैल्यू कितनी, आई कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो मेरे ऑप्शंस क्या है इसमें? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन डी है इसमें 37 डिग्री। ये ऑप्शन है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया हो, होपफुली आपने डायग्राम में नोट कर लिया होगा। अब फिजिक्स में हम करते क्या है, आंख बंद करके रूल यूज किया करो यार। जो क्वांटिटी यहां पर दी हुई है वो उनको आपस में कोरिलेट किया करो। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ठीक है ना। और क्या दिया है आपको? और यहां पर आपको दिया है कि रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो अब यहां पर एंगल आई हमें कैलकुलेट करना है, ये एयर है, ठीक है ना। तो यार सिंपल सी बात तो दिखाई दे रही है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहां पर आ गई, ठीक। इतना नोट करो, ये प्रॉब्लम नोट करो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो यहां अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक, और ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, सीबीएसई में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमनली आई है ये, ध्यान से समझना करना। ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो ये एंगल 90 का हो गया और ये 30 का। तो बेटा ये एंगल कितने का बचा? ऑफ कोर्स 60 डिग्री का बचा, है ना। अच्छा अब अगर ये 60 का और ये 90 का, ये 90 नॉर्मल है ना ये सरफेस के ऊपर, ये 90 का, तो बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे यस, ये तो हमने अभी हाल सीखा इस तरह से एंगल्स को कैलकुलेट करना। आर की वैल्यू 30 आएगी। अब 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। क्या सॉल्व हुई भाई? आपको आई पूछा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 की वैल्यू √2 है। तो एंगल्स के बारे में रिलेशन पूछा है, तो क्या यूज करेंगे? यस हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। देखो यहां भी स्नेल्स लॉ आ गया, यूज कर लो। तो क्या है स्नेल्स लॉ? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, है ना। N1 की वैल्यू 1, साइन I की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, N2 कितने का? √2 का, और R की वैल्यू कितनी? sin 30। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इसका बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा यार। चलो फिर भी sin I इज इक्वल टू √2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू होती है? √2/2। साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू होती है? √2/2। आओ ट्रिक निकालते हैं इसके लिए। साइन आई की वैल्यू √2/2 है ना ये। चलो इसको रेशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन आई की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 1/√2, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नोट कर लो, फिर एक और प्रॉब्लम करेंगे इंटरेस्टिंग।
अगली प्रॉब्लम में कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ कुछ इसी प्रॉब्लम से मिलता है। क्या मिलता है देखिए। मिटा दूं? चलो ये पार्ट पहले मिटाता हूं। अगली प्रॉब्लम भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चों, और पहले आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। अगले टर्म में कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अभी एज पर द टाइम लिमिट ये आज की आपके लिए लास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम इज नॉट गिविंग मी परमिशन टू कंटिन्यू एनी फर्दर। अभी जो प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद अगले टर्म में और भी प्रॉब्लम्स करेंगे और अगले टर्म में हम प्रिज्म डिस्कस करेंगे। तो आज की लास्ट प्रॉब्लम ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रिज्म यहां भी है, TIR क्रिटिकल एंगल वगैरह सब यहां भी है। ये प्रिज्म दिया है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री का है। और क्या होता है इसमें, ये एक रे ऑफ लाइट आती है और ऐसे आती है, रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ठीक है, और ऐसे चली जाती है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे इस फेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ और इस फेस के ऊपर लाइट अलोंग द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ग्रेजिंग एंगल के साथ लाइट ऐसे चली जाती है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यानी जब रे ऑफ लाइट पास करने की कोशिश करती है फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर मीडियम, तो पहली बात तो ये रे ऑफ लाइट इस फेस एबी के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हुई और इस सरफेस के अलोंग बाहर इमर्ज हो गई, ठीक है ना। तो अब सवाल ये कि मुझसे उन्होंने पूछा क्या है, ये पूछना क्या चाहते हैं। अच्छा, और ये प्रिज्म एक और कहानी है, अभी आगे कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, सवाल अभी बाकी है। क्या सवाल है ये एक लिक्विड है, ये ग्लास है, प्रिज्म मेरा ग्लास का, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG की वैल्यू √3/2। अब पूछ क्या रहे हैं यार, ये बोलते हैं साहब कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताओ। ये पूछा गया है मुझसे इस सवाल में, ठीक है, ये पूछा है भाई। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। बच्चों प्रॉब्लम नोट कर लो, ये है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम तो मेन ज्यादा आती है सीबीएसई में और इवन कॉम्पिटिटिव में भी आती है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों आपको बता दूं, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह, सीबीएसई में भी और एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ठीक है। ओके, चलो शुरू करें। एनएल कैलकुलेट करना है, लिक्विड का, ग्लास का नहीं। तो NG दिया हुआ है 3/2, तो इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना यार, कि नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पहले एंगल्स की बात कर ले, ये 90 का, और तो ये कितने का होगा, ये 30 का होगा, और कितने का होगा भी हम यही प्रैक्टिस करते आए हैं। तो अब क्या, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है, यू आर राइट 60 डिग्री का। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा यहां पर यार, मैं अप्लाई करूंगा अगेन, बोलो बच्चों क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL मुझे कैलकुलेट करना है। बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सब एक साथ बोलेंगे क्या, यस, स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ, NL यहां पहले ग्लास में अप्लाई किया, NG लिख दो डायरेक्ट, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू NL, है ना, साइन R की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, NG की वैल्यू कितनी, इट इज 3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 इज इक्वल टू NL, ठीक है ना। आ गई बच्चों बात समझ में। तो ये आपके NL की वैल्यू आ गई, NL इक्वल टू हुआ 3√3/4, 3/4 हो गया 0.75, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.36 अप्रोक्सीमेटली इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो थी ना बच्चों ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बचे, तो हमें और सफर, आगे जो सफर तय करना है उसमें हमें और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सफर अभी जारी है, तो अगले टर्न में प्रिज्म आपका कंप्लीट हो जाएगा।
प्रिज्म के साथ साथ आप डिस्पर्सिव पावर भी थोड़ा स्टडी करके आना, स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म क्या होती है, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, ये कंप्लीट हम लोग अगले टर्म में करेंगे। इसके ऊपर बेस कुछ और न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और बच्चों फिर उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। अगले टर्न में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।